हेलो पीपल, वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इसको टैकल करने की स्ट्रैटेजी क्या है। इनिशियली थोड़ा डिस्कस करते फॉर द बिगिनर्स कि बिगिनर जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे सोशियोलॉजी ऑप्शनल उसको लेने के बेनिफिट हैं या नहीं है, उसका सिलेबस क्या है। और टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर्स बेटर लिखने के फ्रेमवर्क्स, कि कैसे आंसर को थोड़ा और बेटर, थोड़ा और हॉलिस्टिक कर सकते हैं आप। तो इस पूरे वीडियो में सोशियोलॉजी ऑप्शनल को ही डिस्कस करते हैं। So let's begin. For beginners, it is important to know why should they take sociology as an optional, कि benefit क्या है इसको लेने का, इसके previous marking trends क्या है। Marking trends जैसे मर्जी रहे हों, but consistently there are people in top 100. Sociology optional से top 100 में लोग consistently रहे हैं 20-25। Extent of syllabus, syllabus कितना है? Syllabus 3 से 4 महीने में कवर हो सकता है, और बाकी सिलेबस से फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट देखते हो तो उससे रिलेटिवली थोड़ा कम है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जनरली ज़्यादा होता है। और कोई इसका और बेनिफिट है सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज करने का। येस, GS1 में सोसाइटी वाला जो आपका टॉपिक है उस पर बहुत बेनिफिट मिलता है। और उस टॉपिक में इस बार जैसे GS1 में सोसाइटी के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो बेटर आंसर हो पाते हैं अगर आपने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल पढ़ा हो तो। ऑल राइट। और जो बिगिनर्स होते हैं अभी चूज नहीं कर पाते कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल अगर कंसिडर करें तो उसका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं, सोशियोलॉजी में वो पढ़ेंगे भी क्या, तो क्या पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आप देखो तो इसके दो चैप्टर्स हैं, पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आप ओवरऑल डिस्कस करते हो सोसाइटी को, एंड पेपर 2 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। व्हेन आई से ओवरऑल सोसाइटी डिस्कस करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डिस्कस करते हो कि सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हैं, सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास देखो, यू सी योर फादर, योर मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये किस चीज़ का पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। सो सोशियोलॉजी में यू विल डिस्कस फैमिली और उसके अंदर कंपोनेंट्स और कैसे वो बिहेव करते हैं, कि फादर का क्या रोल है फैमिली में, मदर का क्या रोल है, ऐसी चीज़ें। रिलीजन डिस्कस करोगे आप, रिलीजन का रोल क्या है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स का क्या रोल है सोसाइटी में, कि मेल फीमेल में डिफरेंस क्यों है, रिच और पुअर में डिफरेंस क्यों है, इनको डिफरेंट बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं। मेल को बेटर बेनिफिट दिए जाते हैं सोसाइटी में, पेट्रियार्किकल सोसाइटी बोलते हैं हम आज की सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को, कि मेल को बेनिफिट क्यों है। इन सब चीज़ों को स्टडी करते हो, अपने आसपास सराउंडिंग सोसाइटी को स्टडी करोगे आप। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना। ओके, पेपर 1 में देखते हैं क्या होगा। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं अगर आप देखो तो। मैं ब्रीफली आई गो रन थ्रू ऑल दी चैप्टर्स, आपको बताते हुए कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या कवर कर सकते हैं आप, क्या क्या देखेंगे आप। किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर होता है डिसिप्लिन, कि ये सब्जेक्ट आया कैसे, ये डेवलप कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानोगे इसके आप सोशियोलॉजी के, कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी 17th-18th सेंचुरी की जब लोगों को सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल चाहिए रहा होगा, या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, इससे बेटर कैसे हो सकता है। साइकोलॉजी क्यों नहीं आंसर कर पाई सोसाइटी के क्वेश्चंस को, या फिर आप सोच हिस्ट्री ही क्यों ना स्टडी कर लें, या फिर एंथ्रोपोलॉजी क्यों ना स्टडी कर लें, वाई सोशियोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करोगे आप अपने चैप्टर 1 में। देन यू डिस्कस कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है भी है कि नहीं है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि ये साइंस है, ये आर्ट है, क्या है। तो ये स्टैंडर्ड सी एक डिबेट होती है किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में, कि वो साइंस है या नहीं। तो उस पर डिस्कशन होती है कि उसके टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं साइंस के, या इसमें टूल्स नहीं यूज़ कर सकते। क्या हम सैम्पलिंग सर्वे फॉर एग्जांपल, ये वो जो जितनी भी चीज़ें हैं साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट की जाती हैं, उसका कितना यूजेज है सोशियोलॉजी में, कितना नहीं, उसको लेकर डिबेट है ये। देन रिसर्च मेथड्स, अगेन टेक्निकल टॉपिक है ये वाला, चैप्टर 3 थोड़ा टेक्निकल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस, थिंकर्स। इसमें आप 6 वेस्टर्न थिंकर पढ़ोगे आप, 6 वेस्टर्न थिंकर्स, और उन्होंने उनके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सोशियोलॉजी की एक्चुअल फीलिंग ही इसी चैप्टर से आएगी कि दैट यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी। कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर। देन डर्कहाइम, वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड G.H. मीड। These 6 thinkers, मैं इस स्लाइड पे थोड़ा टाइम चाहूँगा स्पेंड करना। तो जैसे आप मार्क्स के बारे में पढ़ते हो तो आप समझते हो उसकी आइडियोलॉजी थी क्या,
कि वो कैसे चीज़ों को एनालाइज करता था, और या फिर आप देखोगे उसको कि वो कैसे चीज़ों किन किन चीज़ों को लेके क्रिटिकल था, किसको क्रिटिसाइज करता था, किसको नहीं करता था अकॉर्डिंगली। देन डर्कहाइम का सिमिलर, वेबर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल। आप देखो अगर आप इस साल का पेपर उठा के, तो 120 to 130 मार्क्स का सिलेबस डायरेक्टली थिंकर्स के चैप्टर्स में से आया हुआ है। पेपर जो आपका इस बार का सोशियोलॉजी पेपर 1 डायरेक्टली थिंकर्स के चैप्टर में से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इनडायरेक्टली इस चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप लेट्स से चैप्टर आगे आएगा एक रिलीजन का, आप रिलीजन में कोट कर सकते हो कार्ल मार्क्स, उसने क्या कहा, डर्कहाइम ने क्या कहा, वेबर, पार्सन्स, इन सब के रिलीजन पे क्या क्या व्यू रहे हैं। फैमिली लेट्स से आता है क्वेश्चन, फैमिली में पार्सन्स के क्या व्यू रहे हैं, कि पार्सन्स को क्या लगता है फैमिली के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मार्क्स को क्या लगता है फैमिली क्यों होती है, मर्टन, मीड, इन सब चीज़ों के आप रोल्स और इन सब चीज़ों के आप देख सकते हो कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे इन बंदों के वेरियस अलग फील्ड में। तो ये चैप्टर जो है ये आप कह सकते हो कि आपको बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल सप्लाई करेगा, बहुत सारा सामान देगा और जगह कोट करने के लिए। तो आई वुड रादर लाइक यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में आप स्टडी करोगे कि वेरियस सोसाइटी में सेगमेंट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि मेल फीमेल, जैसे आप देखो अलग सेगमेंट है ना, मेल को अलग बेनिफिट मिलते हैं, फीमेल को अलग बेनिफिट मिलते हैं, बेटा बेटी घर में अगर आप देखो। और लेट्स से अमीर गरीब या फिर ओल्ड एज के बंदों को अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है, और यंग को अलग तरह का ट्रीटमेंट है, थोड़ा डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। तो ऐसा क्यों होता है, वेरियस स्टेटा क्यों डेवलप हो गए हैं, क्या उनमें मोबिलिटी मतलब उनमें मूवमेंट पॉसिबल है, कि क्या जो एक बेनिफिट किसी एक को मिले हैं दूसरे को मिल सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, अकॉर्डिंगली अ लॉट ऑफ थिंग्स आप स्टडी करोगे, थ्योरीज। देन वर्क, कैसे वर्क डिवाइडेड है, इकोनॉमिक लाइफ कैसे डिवाइडेड है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में डेमोक्रेसी क्या होती है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, एंड सो ऑन। देन रिलीजन, सोसाइटी और किनशिप का चैप्टर है। देन किनशिप में, किनशिप होता है आपकी फैमिली, रादर एक्सटेंडेड फैमिली, कि फैमिली में कैसे फैमिली क्या होती है, और कैसे आप अपने रिलेटिव्स की पहचान करते हो कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है कि नहीं। और इसमें आप देखोगे मैरिज क्या होती है, एंड सो ऑन। देन लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पेपर इज सोशल चेंज, कि चेंज कैसे आता है मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में चेंज के एजेंट्स क्या क्या है, क्या ये लॉ से आता है या एजुकेशन से आता है, अकॉर्डिंगली वेरियस अदर थिंग्स। तो ये पेपर 1 के थोड़ा सा आपको मैंने बताया सिलेबस में क्या होता है। पेपर 2, इट इज़ डिवोटेड टू इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ों से बनती है सोसाइटी, उसका स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, कि कंपोनेंट्स क्या है, आपस में कैसे वो डील करते हैं और कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इनमें चेंज कैसे आ रहा है। ये पेपर 1 की तरह चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं है, ये ABC पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 2 ABC टोटल देखें अगर आप तो 15 चैप्टर्स बनते हैं आपके। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका पार्ट 1 है, इसमें इंडियन सोसाइटी की इंट्रोडक्शन है, इसमें बताएंगे आपको बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट्स, कि किस किस बंदे ने इंडियन सोसाइटी को किन किन तरह से एनालाइज किया। ज़्यादा बंदे नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के बारे में जानना है। देन आप इसमें 3 थिंकर्स बेसिकली आते हैं आपके इस पार्ट 1 में, आप उनको स्टडी करते हो। देन इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, कि कैसे कॉलोनियल रूल या अंग्रेज़ों के राज ने कैसे हमारी सोसाइटी को चेंज कर दिया। पहले एग्रेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, देन ग्रेजुअली थोड़े ब्यूरोक्रेट्स आने शुरू हुए, एडवोकेट्स आने शुरू हुए, अकॉर्डिंगली बहुत सारी इन चीज़ों को स्टडी करते हो आप। ये है आपका पार्ट ए, इंडियन सोसाइटी की इंट्रोडक्शन। देन पार्ट बी में आप देखते हो सोशल स्ट्रक्चर, की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे देश में रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। कास्ट सिस्टम, इस पे वेरियस लोगों के क्या क्या व्यू पॉइंट्स रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैसे बिहेव करती हैं और उनके एनालिसिस है। सोशल क्लासेस की रूरल एग्रेरियन सोसाइटी कैसी होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होती है, और आपकी मिडिल क्लास कैसे बिहेव करती है, इसकी डिस्कशन है। इंडिया में फैमिली कैसी होती है। अगर आप कंपेयर करो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत मिलती हैं, इंडिया में जॉइंट फैमिली भी मिलती है। तो ये कंपैरिजन ऐसे देख सकते हो आप कि इंडिया में जॉइंट फैमिली क्यों एग्जिस्ट करती है, और अब लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं कि अब न्यूक्लियर फैमिली इंडिया में क्यों बढ़ रही है। इस वजह से क्वेश्चन भी था ये। रिलीजन का क्या रोल है हमारे देश में, और कैसे सोसाइटी में रिलीजन और उससे रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस बार एक्सपेक्टेड था कि जैसे आपने सुना होगा कि RSS का घर वापसी वाला कैंपेन चल रहा है, या फिर आपने सुना होगा
कि कोई गॉड्समैन होते हैं, जैसे एक रामपाल केस बहुत फेमस हुआ था, तो ऐसे एक्सपेक्टेड था कि गॉड्समैन या फिर रिलीजन का रिवाइवल जो हो रहा है, जो रिलीजन वापस आ रहा है, साइंस के होने के बावजूद जो रिलीजन वापस आ रहा है सोसाइटी में, इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, नहीं आया, बात अलग है। तो ऐसे आप देखेंगे कि काफ़ी करंट अफेयर से चलता है ये जो आपका टोटल पेपर 2 है, कि जो इंडिया सोसाइटी में हो रहा होगा ना, वो आपको पेपर में नज़र आएगा। देन लास्ट इज सी, सोशल चेंजेस, कि इंडिया में सोसाइटी में चेंजेस आ कैसे रहे हैं, विजन ऑफ सोशल चेंज। इसमें आप देखते हो कि लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे चेंज किया, एजुकेशन कैसे चेंज कर रही है सोसाइटी को, और रूरल एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे चेंज कर दिया सोसाइटी को, और कैसे कास्ट सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ, कि अब लेट्स से कोई लोअर कास्ट का कोई बंदा था, वो अमीर होना शुरू हो गया, तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिली या नहीं मिली, कैसे कैसे कौन से इवेंट्स हुए, उसकी डिस्कशन हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट, कि कब शुरू हुआ, क्या इम्पैक्ट रहा, पॉलिटिक्स का, सोशल मूवमेंट्स, हमारे देश में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, पेजेंट मूवमेंट हुई है, फार्मर मूवमेंट्स हुई हैं, विमेन मूवमेंट हुई हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में एनालिसिस होता है। देन इज पॉपुलेशन डायनामिक्स, की पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है हमारे देश की, और कैसे हमारे देश में, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हमारे पेपर 2 में क्वेश्चन था कि एजेड पॉपुलेशन, जो 60+ वाली जो पॉपुलेशन है, उसका एनालिसिस करना था कि आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी, घटेगी, कैसे रहेगी, सरकार को उसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप देखो तो अगर आप नॉर्मली बिना सोशोलॉजी पढ़े भी उसको आंसर कर सकते हो। सोशोलॉजी पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि आपको थोड़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, आप थोड़ा और इन डेप्थ देख सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एजेड की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कि उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, सॉलिट्यूड फील करते हैं कि अब ऑफिस नहीं जाते, अकॉर्डिंगली ऐसे मतलब वेरियस चीज़ें आप पढ़ोगे। एंड लास्ट इज चैलेंजेस क्या है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल मैंने से चैलेंजेस, इसका मतलब है, एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जैसे लेट्स से आपने डैम बनाना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन था जैसे, तो डैम बनाना है आपको ताकि इंडस्ट्रीज को बिजली जाए, या फिर पानी जो भी सिंचाई के लिए पानी चाहिए आपको, तो आप उसके लिए, लेकिन आपने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, बेनिफिट किसी और को हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और की हो रही है। वही थोड़ा अमीर गरीब वाला ही है कि अमीरों को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री चले एंड ऑल, आपने गरीबों को डिस्प्लेस कर दिया। क्या ये ठीक है, क्या ये करना पड़ेगा हमें, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, या फिर सरकार मिली हुई है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको एनालाइज करोगे चैलेंजेस में, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि क्यों हम फीमेल को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों अभी भी खाप पंचायत एग्जिस्ट करती हैं, अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जानोगे। ओके, नेक्स्ट पर्टिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुरू कैसे किया जाए, जो बिगिनर है। बहुत सारी किताबें ये वो रिकमेंड करते हैं लोग, बट आई वुड सजेस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, इग्नू का सामान, बीए सोशोलॉजी, बीए नॉट एमए, बीए का सामान उठाओ और पूरा पढ़ दो उसे 15 डेज में। 15 डेज में आप पूरा पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी रीड है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप ट्राई मत करना कि लेट्स से कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं सबको रिटेन करूंगा, उसको पढ़ने की ट्राई करो एज अ नॉवल, कि आप समझो कि सोशोलॉजी चाहता क्या सब्जेक्ट, कि आपको चीज़ें कैसे चाहता है वो एनालाइज करवाना। 15 दिन में पढ़ सकते हैं इसे, काफ़ी बल्कि है, ऐसा मैं सोचना कि कोई पतली सी किताब बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी बल्कि है, लेकिन आप देखोगे चैप्टर में, जैसे 15 पेज का चैप्टर होता है, अगर 15 पेजेस में से 4-5 में तो ऐसी फालतू बातें लिखी होती हैं कि क्वेश्चन कैसे करें, ये कैसे करें, सिर्फ 8 या 10 पेज का सामान ही होता है। ओवरऑल में अगर देखें तो 2/3 ही रह जाता है पढ़ने वाला, तो आप क्विकली पढ़ सकते हैं इसे आप बीए को, और उसके बाद उसको कम्प्लीटली पढ़ना है। आप देखोगे कि टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पूरा पढ़िए, क्योंकि पूरा पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं मेंशन होती, कहीं ना कहीं कोट तो हो ही जाती हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोट हो जाती हैं। और उसके बाद टेक अ लुक एट द सिलेबस, पूरा पढ़ने के बाद सिलेबस को दोबारा से उठा के देखो और अपने थॉट्स को अलाइन करना शुरू करो। ओके, ये चैप्टर 1 में यहाँ पे आएगा, ये चैप्टर 2 वहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे। और उसके बाद सेकंड रीडिंग करनी शुरू करो और टॉपिक वाइज नोट्स बनाने शुरू करो। फॉर एग्जांपल पेपर 1 से लेट्स से आप शुरू कर रहे हो, अगर पेपर 1 का जो चैप्टर 1 है, उसके चैप्टर 1 के अंदर फिर से सब पार्ट्स हैं, 3 सब पार्ट्स हैं, तो आप 1 का A, 1B, 1C ऐसे अकॉर्डिंगली वेरियस पेजेस पे आप नोट्स बनाने शुरू करो, क्योंकि जब आप फाइनल पेपर से पहले बैठोगे आपको नोट्स हाथ में हैंडी चाहिए होंगे, फिर आप इग्नू पढ़ने नहीं जाओगे वापस। आप नोट्स बनाने शुरू करो, शॉर्ट नोट्स इनमें से निकाल कर, टॉपिक वाइज होने चाहिए, बिल्कुल अलाइंड, 1A, 1B, 1C, देन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, ऐसे
टॉपिक वाइज नोट्स सबसे ही एसेंशियल है आपके सक्सेस के लिए। ओके, बुक्स कि इग्नू पढ़ूँ मैं, दैट्स इट हो जाएगा मेरा। जनरली बहुत सारी लोगों तो हज़ारों बुक्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। इग्नू इटसेल्फ काफ़ी बुक्स का एक देखो आप तो अमेलगमेशन है, तो वो एक ऐसा एक मिक्सचर है इग्नू। उसमें काफ़ी अच्छे थिंकर्स, काफ़ी अच्छे जो इंडिया के राइटर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है, तो काफ़ी इन इटसेल्फ वो सफिशेंट है। लेकिन स्टिल थोड़ा अगर आप चाहते हो और अच्छी, जैसे कुछ चाहते हो नोट्स वगैरह लेना, तो 3 बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। पहली तो है हरलम्बस। हरलम्बस एक, ये 2 मिलती हैं, 2 वर्जन में अवेलेबल है, एक ऑरेंज वाली और एक बिग वन बोलते हैं, थोड़ी बड़ी वाली होती है वो। तो आपको मार्केट में जाके बोलना है हमें बिग हरलम्बस चाहिए, नॉट ऑरेंज वन। बिग वन चाहिए, नॉट ऑरेंज। इसमें से आप जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं उनके नोट्स निकालते रहो, और अगर आपको लगता है इग्नू में कुछ चीज़ें नहीं दी हुई तो उसमें ऐड करते रहो। देन रिट्जर होती है, रिट्जर एक बुक है, ये भी आप खरीद सकते हो। थिंकर्स इसमें अच्छे दिए हुए हैं, बाकी बहुत ही आई वुड से एवरेज है, बहुत कोई खास चीज़ नहीं है। थिंकर्स के लिए ठीक है, अगर फ्रेंड के पास किसी के पास है तो जेरोक्स करवा लो जैसे मर्जी, तो इतनी एसेंशियल नहीं है, बट स्टिल बाकी सबसे बेटर है। एंड देन इज एंथनी गिडन्स। ये मॉडर्न डे या आजकल के एक थिंकर हैं एंथनी गिडन्स, तो इन्होंने सोशियोलॉजी पे काफ़ी काम किया है, अभी भी एक्टिव है। तो एंथनी गिडन्स की बुक पे आप पढ़ सकते हो सोशियोलॉजी पर, आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। काफ़ी बल्कि है और रेलिवेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हो, सब मत पूरा मत पढ़ना, बट स्टिल रेलिवेंट। और अगर आप इनको अवॉइड चाहते हो करना, हरलम्बस रख लेना आप, रिट्जर एंथनी गिडन्स आप अवॉइड कर सकते हो इजीली। हरलम्बस आपको काफ़ी हेल्प करेगी, मस्ट है, दिस यू शुड बाय विद इग्नू BA। ओके, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप, लग्जरी बता रहा हूँ आपको मैं, कि आपको लगता है काफ़ी आपको सोशियोलॉजी समझ आ गई है, तो इग्नू के MA के नोट्स उठा सकते हो, उसमें से कर्सरी ग्लांस दो फटाफट से क्विकली, आपको लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ समझ आ गई है बेटर लेवल पे। और आप मार्केट से नोट्स भी खरीद सकते हो। मैंने उपेंद्रा सर के, महापात्रा सर के बहुत सारे नोट्स देखे, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगे वो सिंदूरी मैम के नोट थे। सिंदूरी मैम, शी गॉट इनटू IAS इन 2010 और 11, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनके नोट्स मार्केट में मैंने देखे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत ही ढंग से बनाए हुए थे, और थोड़ा नोट मेकिंग की आर्ट भी समझ आती है कि नोट्स बनाने कैसे हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए थे उन्होंने, और उनके नोट, आप उनके नोट्स उठाओ और अपने जो आप नोट्स से थोड़ा लेट्स से वीजा भी कंपेयर करो, देखो जो चीज़ें मिसिंग है वो उठा के उनके नोट्स से अपने नोट्स में कॉपी करो, देखो कि चीज़ों को कंप्लीट करो और हॉलिस्टिक बनाओ। क्योंकि अगर आप लेट्स से महापात्रा सर के नोट्स उठाओ या किसी भी और सर के नोट्स उठाओ, आपको लगेगा कि और नया पॉइंट मिल गया और नया, तो इनफाइनाइट है ये, नए नए पॉइंट्स तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन एक जगह पे आपको थोड़ा ट्रेड ऑफ, थोड़ा बैलेंस करना होगा कि ओके मैंने हर एक टॉपिक कवर कर लिया है, और मेरे को लगता है मैंने एवरेज डेप्थ तो कवर कर ही ली है, तो दैट्स इट। क्योंकि आपको मेमोराइज भी करना है सब कुछ, वहाँ जाके आपको रिप्रोड्यूस भी करना है, तो इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपने इग्नू BA देखा, हरलम्बस से उसको अकम्पनी किया, और सिंदूरी मैम के नोट से आप सामान निकालो और उसमें कॉपी करो। देन अखबार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, GS के लिए एक पेपर आप पढ़ते ही हो, तो आप रेलिवेंट करंट इवेंट्स भी आप अपने रेलिवेंट, आप मार्क रेलिवेंट इन कोट्स, रेलिवेंट करंट इवेंट्स जो आपको लगता है सोशियोलॉजी के लिए रेलिवेंट है, उस पर भी नज़र रखो, और देखो एनालिसिस कि वो कैसे एनालाइज कर रहा है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली कैसे एनालाइज कर रहे हैं और क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं, अपने नोट्स में ऐड करते रहो जो जो आपको लगता है चैप्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट आई कोई फीमेल इन्फेंटिसाइड पर कि फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों बढ़ रहा है, तो आप उसके पॉइंट्स उठा के कॉपी करो। माइग्रेशन क्यों हो रही है, लेट्स से माइग्रेशन हो रही है, यूपी से महाराष्ट्र में लोग आते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो क्या उसके रिपरकशन हैं सोसाइटी में, उसके माइग्रेशन के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, अकॉर्डिंगली आप इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपते रहते हैं। रिलीजन में देखो आप, कन्वर्जेंस जो आजकल हमने डिस्कस किया, जैसे घर वापसी एंड ऑल जो डिबेट चल रही है, या फिर गॉड्समैन के एग्जिस्टेंस जो है, ये थोड़ा तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, और ये इसलिए पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। फैमिली मैरिजेस में जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं मैरिजेस के हिसाब किताब, लोग थोड़ा अब उसमें आना शुरू हो गए हैं आपके लिव इन रिलेशनशिप में, जो मेट्रोज में तो बहुत ही एक्सेप्टेबल नॉर्म होता जा रहा है। तो इस पर क्वेश्चन भी आया था इस बार GS1 में सोसाइटी में, कि लिव इन रिलेशनशिप पर क्वेश्चन था। और फैमिलीज़ के नए नए टाइप कैसे निकल के आ रही हैं, गे पेरेंट फैमिली आ रही हैं, गे पेरेंट फैमिली का तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, सोशियोलॉजी में आता ही आता है। और सिंगल पेरेंट फैमिली, सुष्मिता सेन की जैसे है, सिंगल पेरेंट है वो, तो अकॉर्डिंगली आपको जानना है कि नए नए ट्रेंड्स क्या निकल के आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। और पढ़ना कैसे है,
अब ये है थोड़ा एडवांस लेवल, फ्रेमवर्क्स बनाए आपको। आप इनफाइनाइटली याद नहीं कर सकते चीज़ों को, और मैं पढ़ता रहूँ याद करता रहूँ, उसको क्रैम करता रहूँ। क्रैमिंग इज़ नॉट द वे आउट। किसी भी यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, GS 1 2 3 4 जो मर्जी हो, आपको फ्रेमवर्क चाहिए होंगे। आप चीज़ों को पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो, और लेकिन उस वक्त टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि मैं सब कुछ रट्टा मार लूँ और क्रैम कर लूँ। फ्रेमवर्क्स होने चाहिए आपके पास। फ्रेमवर्क जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने कुछ फ्रेमवर्क जो हमने खुद दोस्तों ने बैठ के बनाए थे, जिसपे हम चीज़ों को एनालाइज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल CCR, एक हमने CCR फ्रेमवर्क बनाया था। लेट्स से कोई क्वेश्चन आता थिंकर का, किसी थिंकर का क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे एनालाइज करें कि इस थिंकर की थ्योरी को डिस्कस कर लो, या इस थिंकर की थ्योरी के बारे में कुछ बताओ, डिस्कस, एग्जामिन, कुछ भी। तो हम CCR अप्रोच से करते हैं डिस्कस। CCR क्या होती है? कॉन्ट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, रेलिवेंस। कि इस थ्योरी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जिसमें हम बताएंगे थ्योरी थी क्या, इसने ये थ्योरी दी तो उसमें क्या समझाया, थोड़े एक्सप्लेनेशन, उस पर कुछ वर्ड्स। क्रिटिसिज्म, कि इस थ्योरी में क्या क्या मिसिंग रह गया, बाकी लोगों ने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा, कि इस थ्योरी में ये चीज़ मिसिंग है या फिर वो चीज़ और होनी चाहिए थी। एंड देन रेलिवेंस, कि आज के ज़माने में ये थ्योरी कितनी रेलिवेंट है। CCR अप्रोच। देन पेस्टल, ये स्टैंडर्ड है, बहुत लोग फॉलो करते हैं पेस्टल एनालिसिस। कोई भी टॉपिक में आपको मिल गया, तो लेट्स से आपको कोई मूवमेंट डिस्कस करनी है, या आपको कुछ भी डिस्कस करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा, तो आप डिस्कस करते हो पेस्टल से, कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। आई रिपीट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। पेस्टल एनालिसिस। देन एक हमने खुद से बनाया हुआ MTCR FCPEC। MTCR तो आप याद कर सकते हैं वैसे, जो एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो होता है आपका, MTCR FCPEC, FCUK होता है, हमने FCPEC बना दिया। तो MTCR FCPEC, M से क्या होता है, ये ओवरऑल पूरा सोशोलॉजी समाया है आपका MTCR FCPEC में, पूरा सोशोलॉजी। कोई भी सोशो का क्वेश्चन आ जाए, आप इस पे एनालाइज कर सकते हो। M, मैरिज, मोबिलिटी, माइग्रेशन, इन पर क्या क्या इम्पैक्ट रहा, इस जो भी चीज़ आपकी अंडर क्वेश्चन है, मैरिज के बारे में क्या कहती है, मोबिलिटी, माइग्रेशन। ट्राइबल्स के बारे में क्या कहती है, कास्ट एंड क्लास के बारे में क्या कहती है, रिलीजन के बारे में क्या कहती है, रूरल अर्बन को कैसे इफेक्ट करती है। देन फैमिली, चिल्ड्रन, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है उसका, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एंड देन चेंज, कि इस चीज़ के आने से कोई चेंज आ रहा है, अकॉर्डिंगली। ये पूरा आपका सोशोलॉजी समा जाता है इसमें। यहाँ पे आप कुछ मर्जी क्वेश्चन डिस्कस कर लो, आप इससे आपके पास ये बहुत ही हॉलिस्टिक आपको पैरामीटर्स मिल जाते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के। आपके आंसर में बहुत ढंग से डेप्थ आ जाती है। ओके, अब आपको नहीं लगता आपने काफ़ी पढ़ लिया, अब आप थोड़ा टेस्टिंग चाहते हो अपनी करना, ऑफ कोर्स ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ढंग से उसको रिलीजियसली फॉलो करो। प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनके आंसर्स लिख के तैयार रखो अपने पास। आप जो आप 10 ईयर देखते हो, 10 ईयर में आपको जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो टॉपिक वाइज दिए होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, उसके क्वेश्चन, देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, अकॉर्डिंगली आपके पास सबके आंसर्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको तभी वो पेपर, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन दुनिया में, हर एक जो भी टेस्ट सीरीज आप देखो उन सबसे ऊपर है वो, जो क्योंकि वो आपके एग्जैक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके पास पक्का ही पक्का लिखे होने चाहिए, आपने खुद से सॉल्व किए होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपकी ढंग से क्या औकात है, आप वो कर सकते हो अटेम्प्ट की नहीं, क्योंकि यूपीएससी जैसे सवाल ही पूछेगा, किसी टेस्ट सीरीज जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ऑफ कोर्स अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ डिस्कशन तो करनी ही करनी है। डिस्कशन सबसे ज़रूरी है, आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, नए नए व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, और आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पूरा सिलेबस ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक छोटे से छोटी चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन बोथ द पेपर्स, जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर 1 पेपर 2, 1 एंड 5 कंपलसरी होते हैं। और उन कंपलसरी क्वेश्चन में कुछ भी ना वो गंदी सी चीज़ पूछ लेते हैं, जो आपको लगता है ये टॉपिक बड़ा ही नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक पे तो क्या ही कोई पूछेगा, लेकिन आपको लगता है वो कंपलसरी में आ गया, अब तो आपको वो लिखना ही पड़ेगा, तो आपके नंबर वहाँ कट जाते हैं। तो पूरा सिलेबस खत्म करना मस्ट है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप। टॉपिक वाइज नोट्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे तो आपका सिलेबस बहुत ढंग से कवर हो जाएगा, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ऐसा करते हैं कई लोग कि चैप्टर 7 पहले है, फिर चैप्टर 1 आ रहा है, फिर चैप्टर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, दिमाग में बहुत ढंग से क्लैरिटी रहेगी। करंट अफेयर्स में जितने भी डेटा इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं, नोट्स में रेगुलरली अपडेट करना है अपने।
आपको लगता है रिलीजन पे कुछ आया तो रिलीजन को उठा के डाल दो, फैमिली पे कुछ आया उठा के उस चैप्टर में डाल दो। ये कंसिस्टेंटली करना है और एप्लीकेशंस डालनी है। जैसे आपको लगता है कि कोई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कार्ल मार्क्स का कुछ पढ़ा आपने या कुछ भी पढ़ा, आप अखबार में आपने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी अप्लाई हो रही है आजकल, जैसे आप देख रहे हो कि थोड़ा यूरोप में चल रहा है टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल, तो वहाँ पे, या फिर आप देखो यूएस में जो आया था रिसेशन, वो यही था कि कुछ लोगों की ग्रीड बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को ही ब्रेक डाउन करवा दिया। तो आप, वो कार्ल मार्क्स भी यही बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है कि क्यों कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं, ये कैपिटलिस्ट पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के केपेबल है और कैपिटलिज्म के खिलाफ था वो। तो आप कह सकते हो कि हाँ, आज के ज़माने में देखो आप कार्ल मार्क्स कितना रेलिवेंट है, अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन की डिमांड है, एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगेन लास्ट पॉइंट इज थिंकर्स के चैप्टर को पेपर 1 पेपर 2 में जहाँ जहाँ थिंकर्स आते हैं आपको न्यूमरस टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स वो चैप्टर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो। और उन चैप्टर्स में जो आप पढ़ोगे उसको रिपीटेडली, आपको लगता है जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ कोट भी करना है, कोट देम, कोट दोज थिंकर्स, उन थिंकर्स को कोट भी करना है आपको। और फाइनली बिफोर वी कंक्लूड, सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली अ सिंपलर सब्जेक्ट, इट इज सिंपल एंड इट इज सिंपलिस्टिक। सिंपलिस्टिक, व्हेन आई से सिंपलिस्टिक आई मीन कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, जो आप सोच रहे हो वो उसके काफ़ी नज़दीक होती हैं। थोड़ा आपको बस उसमें डेप्थ डालनी है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग को आपको डेटा से और एनालिसिस से बैक करना है ताकि आपका आंसर और बेटर लगे। और अननेसेसरी जार्गन यूज़ करके आप चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर देते हो, खुद ही समझ नहीं आता आपने क्या लिखा है। अननेसेसरी जार्गन से बचना है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है जिनके अच्छे मार्क्स हैं, कोई अननेसेसरी जार्गन यूज़ नहीं करता। मैंने से जार्गन मीन्स कि ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो रिक्वायर्ड ही नहीं थे वहाँ पर। आपको लगता है कि थोड़ा सोचो की फीलिंग लेने के लिए मैं डाल दूँ, थोड़ा खतरनाक सा वर्ड है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिंपल वर्ड लिखो आप। एनालिसिस, बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने थिंकर्स पढ़ लेते हैं कि उनका आप आंसर पढ़ो तो आपको लगता है कि सिर्फ आप थिंकर्स के नाम पढ़ रहे हो, एनालिसिस तो कहीं नजर ही नहीं आता। सो डू मोर एनालिसिस दैन कोटिंग थिंकर्स कोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस। अगर आपके पेपर में, जैसे मेरे लास्ट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने बहुत ही कम थिंकर कोट किए एंड ही गॉट 228 मार्क्स इन सोशियोलॉजी। 230 वॉज हाइएस्ट एंड 228 ही गॉट। ही डिड नॉट कोट एनी थिंकर इन पेपर 2, एक भी थिंकर नहीं, बट ही वॉज अमेजिंग एट एनालाइजिंग। एंड अगेन लास्ट वर्ड ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन इज टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए, क्योंकि पेपर से पहले आप बैठोगे, अगर आपके टॉपिक वाइज नोट्स नहीं हुए, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल एंड अप स्क्रूइंग योर एग्जाम। टॉपिक वाइज नोट्स आर अ मस्ट डेफिनेटली, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।